हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडम्स रिपोर्ट। तो देखिए, आप लोगों के हमने बात की थी चार्टर एक्ट 1813, उसके बाद में मैकॉले मिनट की बात की थी और अब एडम्स रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो ये एक सीरीज़ में है सारा, क्योंकि 1813 में आपका जो है चार्टर एक्ट आया था, उसके बाद 1835 में मैकॉले मिनट, और उसके बाद में जो फैब 1835 में मैकॉले मिनट के बाद में आपकी एडम रिपोर्ट्स आई थी। ये भी 1835 में ही आई थी और 1838 तक इसमें 3 रिपोर्ट्स आई थी। तो आज उसकी हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। और उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो एडम रिपोर्ट्स में सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन उनके बारे में। और एडम रिपोर्ट को इंग्लिश में भी हिंदी में भी एडम रिपोर्ट ही बोलते हैं। तो देखिए, मैंने पॉइंट वाइज बनाया हुआ है तो आपको पॉइंट से समझने में इजी होगा। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है हमें, विलियम एडम्स अ स्कॉटिश क्रिश्चियन प्रीस्ट अराइव्ड इन इंडिया इन 1818 एंड स्टेड फॉर 27 ईयर्स। यानी कि जो विलियम एडम थे वो क्या थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, इसीलिए यहाँ पे स्कॉटिश लिखा हुआ है। तो वो क्रिश्चियन प्रीस्ट थे, वो यानी कि ईसाई धर्म के पादरी थे। जैसे हम लोगों के मंदिरों में पुजारी होते हैं, ऐसे ही पादरी होते हैं जो आपके चर्च होते हैं वहाँ पे। तो वो एक प्रिस्ट थे जो कि 1818 के अंदर इंडिया में आए थे और 27 ईयर्स तक वो इंडिया में ही रहे थे। सेकंड पॉइंट है, ही मेट राजा राममोहन रॉय एंड द टू ऑफ देम हैड एन इन्फ्लुएंस ऑन ईच अदर. He was attracted by Indian beliefs about the existence of a single all powerful God. He eventually gave up his position as a Christian priest. तो यानी क्या है कि जब वो इंडिया आए थे तो वो किससे इन्फ्लुएंस हुए, राजा राममोहन रॉय से इन्फ्लुएंस हुए थे। और राजा राममोहन रॉय भी उनसे इन्फ्लुएंस थे, क्योंकि वो क्या थे, एक अच्छी सोच रखते थे, ठीक है ना। क्योंकि वो पादरी थे तो गॉड में उनका बिलीव तो पहले से ही था, बट वो जो इंडियन बिलीव्स थे उनसे वो ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, क्योंकि यहाँ पे क्या था, सिंगल गॉड को ही, मतलब गॉड को ही बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जा रहा है, सिंगल गॉड को। तो इसलिए उन्होंने बाद में अपना क्रिश्चियन जो उनका धर्म था, पादरी, वो भी उन्होंने छोड़ दिया था और इंडियन कल्चर को उन्होंने अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, थर्ड पॉइंट, विलियम एडम वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक इन 1835। यानी कि जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे, उनके द्वारा उनको चुना गया था 1835 में। फोर्थ पॉइंट है, ही वांटेड टू सर्व इंडिया थ्रू जर्नलिज्म एंड एजुकेशनल सर्वे. He studied the educational conditions of Bengal from 1835 to 1838 and submitted important report. यानी कि उन्होंने क्या है था, इंडिया के अंदर उन्होंने एजुकेशनल सर्वे किया था। और जर्नलिज्म, देखिए जर्नलिज्म के अंदर क्या होता है कि आप प्रॉब्लम्स को जानते हैं, उनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, रीज़न ढूंढते हैं सबसे पहले तो कि क्या रीज़न है। तो इस तरीके का उन्होंने एक शिक्षा पे भी सर्वे किया, एजुकेशनल सर्वे किया, और जो उन्होंने रिपोर्ट्स बनाई उन्होंने वो 1835 से लेकर 1838 तक लेकर वो रिपोर्ट सबमिट की हैं। यानी कि 1835 से 1838 तक वो रिपोर्ट्स जो थे, 3 रिपोर्ट्स उन्होंने सबमिट की थी। और ये कौन सी, किस जगह की थी, ये बंगाल की थी बेसिकली। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हमें दिया हुआ है, एडम टर्न इन 3 रिपोर्ट्स। यानी कि उन्होंने 3 रिपोर्ट्स दी थी 1835 से लेकर 1838 तक। हिज स्टडी वॉज अ कॉम्प्लीशन ऑफ प्रीवियस रिपोर्ट्स ऑन द इश्यूज। यानी कि एक तरीके से क्या था, एक जो प्रीवियस रिपोर्ट्स बनी हुई थी उन इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश की गई थी। यानी कि इन्होंने सबसे मैकॉले मिनट की रिपोर्ट बनी थी इससे पहले, तो उसमें जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने की कोशिश इन्होंने की 1835 में ही। फिर 1835 की फर्स्ट रिपोर्ट में जो प्रॉब्लम थी वो उन्होंने नेक्स्ट रिपोर्ट में सॉल्व करने की कोशिश की, जो कि 1836 में आई थी। और जो उसमें प्रॉब्लम थी वो 1838 की रिपोर्ट्स में उन्होंने सॉल्व करी। तो ऐसा नॉर्मल भी आप सोचेंगे तो कि अगर कोई रिपोर्ट बन रही है तो उसमें कहीं ना कहीं सॉल्यूशन होगा जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स होंगी उनका। और यही जो ईयर्स है यहाँ पे मेंशन किए गए हैं आप लोगों के, 1835, 1836 एंड 1838। तो इन 3 साल में उन्होंने रिपोर्ट्स प्रेजेंट की थी। अभी हम इसमें फर्स्ट रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं कि क्या थी।
तो देखिए फर्स्ट रिपोर्ट 1835 की थी, जिसमें एडम प्रेजेंटेड हिज फर्स्ट रिपोर्ट ऑन जुलाई 1835। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, फर्स्ट पॉइंट याद दिया हुआ है आपका, ही सर्वेड इन बंगाल एंड बिहार। यानी कि ये क्या थी, बंगाल और उस जगह के जो भी क्षेत्र थे, जितनी जगह थी वहाँ पे उन्होंने सर्वे किया। अकॉर्डिंग टू हिज सर्वे देयर वर 1 लाख स्कूल्स इन बंगाल। इसमें है ना, देखिए ये जो वी लिखा हुआ है इसको आप बी कर लीजिए, बिहार कर लीजिए इसको, क्योंकि बंगाल और बिहार में इन्होंने सर्वे किया था, तो यहाँ पे वी लिखा हुआ है बाय मिस्टेक। तो जो उन्होंने सर्वे किया था उसमें उन्होंने क्या पाया कि बंगाल के अंदर अराउंड 1 लाख स्कूल्स हैं, एंड देयर वॉज नो सच विलेज इन बंगाल वेयर देयर वॉज नो प्राइमरी स्कूल। यानी कि ऐसी कोई भी गांव नहीं था बंगाल के अंदर जहाँ पे प्राइमरी स्कूल ना हो। देयर वॉज अ स्कूल ऑन एवरी 450 पीपल्स इन दिस एरिया। यानी कि क्या था, हर 450 लोगों पर एक स्कूल यहाँ पे था, बना हुआ था। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं इसका हम। द लैंड फॉर द स्कूल वॉज डोनेटेड बाय रिच पीपल। यानी कि जो स्कूल्स की लैंड थी वो किसने डोनेट की थी, जो अमीर लोग थे वहाँ के, उन्होंने डोनेट की थी। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, द कंडीशन ऑफ द स्कूल्स वॉज नॉट वेरी प्रॉस्पेरियस। यानी कि जो स्कूल्स की कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। प्रॉस्पेरियस का मतलब होता है अच्छा होना, तो वहाँ पे अच्छी नहीं थी, नॉट लिखा हुआ है यहाँ। नेक्स्ट है, द सैलरी ऑफ द टीचर्स अपॉइंटेड इन द स्कूल्स वॉज वेरी लो। तो यानी कि हाँ, जो सैलरी थी टीचर्स की वो क्या थी, बहुत कम थी, वेरी लो थी यहाँ पे। नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ पॉइंट, देयर वॉज फियर अमंग पीपल्स इन द नेम ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। यानी क्या था, लोगों के अंदर डर था वुमेन एजुकेशन को लेकर, यानी कि जो औरतों को पढ़ाने में एक डर था उनके मन में। तो एट दैट टाइम देयर वॉज ओनली अरेंजमेंट्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन सिस्टम इन ओनली वेल्दी एंड प्रोग्रेसिव होम्स। तो इसके में क्या है, देखिए, देर वॉज फियर अमंग पीपल इन द नेम्स ऑफ वुमेन एजुकेशन एट दैट टाइम देर वॉज ओनली अरेंजमेंट्स ऑफ गर्ल्स एजुकेशन सिस्टम इज ओनली वेल्दी एंड प्रोग्रेसिव होम। यानी कि अगर जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते थे, बहुत ज़्यादा रिच लोग होते थे, सिर्फ वहीं पे ही क्या है, एजुकेशन गर्ल्स को दी जाती थी। ड्यू टू सुपरस्टिशंस दैट द लिटरेट डॉटर was soon a widow after marriage, the women's education was synonymous with fear and sorrow। यानी कि वहाँ पे क्या था, एक अंधविश्वास था। सुपरस्टिशंस का मतलब क्या होता है, अंधविश्वास होना, कि अगर कोई पढ़ी लिखी लड़की होगी तो वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगी, शादी के बाद विडो हो जाएगी, यानी कि उसका पति नहीं रहेगा। तो इस तरीके का जो लोगों के अंदर डर बना हुआ था, जिसकी वजह से वो वुमेन एजुकेशन नहीं प्रोवाइड करते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें सेवन पॉइंट, इन द हिंदू स्कूल इंडियन कल्चर, संस्कृत एंड बंगाली लैंग्वेज वर स्टडीड वाइल मुस्लिम स्कूल्स वर टॉट अरेबिक पर्शियन लैंग्वेजेस। यानी कि जो हिंदू स्कूल्स थे उस वहाँ पे क्या था, इंडियन कल्चर्स की लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती थी, जैसे कि संस्कृत, बंगाली लैंग्वेजेस। यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नेटिव लैंग्वेज वहाँ पे पढ़ाई जा रही है। और जो मुस्लिम स्कूल्स थे वहाँ पे क्या पढ़ाया जाता था, अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस बच्चों को सिखाई जाती थी। द उर्दू लैंग्वेज वॉज द कॉमन लैंग्वेज स्पोकन इन मुस्लिम एट दैट टाइम। यानी कि जो एक कॉमन लैंग्वेज थी जो मुस्लिम लोग बोलते थे वो कौन सी थी, उर्दू लैंग्वेज। नेक्स्ट इसमें 8 पॉइंट देख लेते हैं हम। जस्ट लाइक हिंदुइज्म द मुस्लिम रिलीजन वॉज एफ्रेड ऑफ फीमेल एजुकेशन एंड कंसिडर्ड इट वर्थलेस। यानी कि जैसे हिंदू लोगों में वुमेन एजुकेशन को लेकर बहुत सारे अंधविश्वास थे और वो नहीं चाहते थे कि वो एजुकेशन ले, ऐसे ही मुस्लिम जो रिलीजन थे, मुस्लिम धर्म के लोग थे, उन्हें भी ये डर था और वो भी जो फीमेल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करते थे। तो क्योंकि उनके लिए क्या था कि अगर हम इनको एजुकेशन दे रहे हैं तो वो बेकार है, वर्थलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो द अबव डिस्क्रिप्शन शोज द प्रिवलेंस ऑफ सुपरस्टिशंस इन इंडिया। तो ये जो भी हमने अभी पॉइंट्स पढ़े हैं हमें क्या दिखाते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा अंधविश्वास था उस टाइम पर। अभी हमने बात की फर्स्ट रिपोर्ट की, अब हम सेकंड रिपोर्ट देख लेते हैं जो कि 1836 में दी थी एडम ने। तो विलियम एडम्स प्रेजेंटेड हिज सेकंड रिपोर्ट इन दिसंबर 1836। तो इन्होंने अपनी जो सेकंड रिपोर्ट थी 1836 में दी थी दिसंबर में।
सेकेंड पॉइंट है, इन दिस रिपोर्ट ही प्रेजेंटेड एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफ द थाना नट्टूर ऑफ डिस्ट्रिक्ट राजशाही। तो जो इनकी रिपोर्ट थी उसमें क्या था, एजुकेशनल जितने भी आंकड़े थे कहाँ के थे, थाना नट्टूर के थे, जो कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में था, राजशाही डिस्ट्रिक्ट में था। ही कलेक्टेड मैनी इन्फॉर्मेशन थ्रू द सर्वे, उन्होंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली इस सर्वे के थ्रू। थर्ड पॉइंट में आपको दिया हुआ है, थाना नट्टूर हैड अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 19,95,296 ऑन 27 स्कूल्स। यानी कि जो 27 स्कूल्स में टोटल पॉपुलेशन कितना पड़ रहा था, ये देखिए 19 लाख के अराउंड 95,296 इतने जो थे 27 स्कूल्स में थे। देयर वर 405 विलेजेस इन द टोटल एरिया। तो ये कितने गांव थे, 405 गांव थे पूरे एरिया के अंदर। आउट ऑफ विच 260 स्टूडेंट्स वर गेटिंग एजुकेशन, और जिसमें से सिर्फ 260 स्टूडेंट्स ही एजुकेशन को ले रहे थे। फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है हमें, इन द टोटल ऑफ 27 स्कूल्स 10 वर इन बांग्ला, 4 in Arabic language and 4 in Persian and 2 in both Bengali and Persian schools। क्योंकि 27 स्कूल्स में भी स्कूल्स क्या थे, डिवाइडेड थे कि कौन सी लैंग्वेज वहाँ कहाँ पे पढ़ाई जाएगी। तो जैसे कि आपके 10 स्कूल तो बांग्ला के थे, 4 स्कूल अरेबिक लैंग्वेज के हो गए, 4 पर्शियन लैंग्वेज के हो गए, 2 आपके बंगाली और पर्शियन दोनों लैंग्वेजेस के स्कूल्स हो गए। तो इस तरीके से क्या था, डिवाइडेड था। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। 2,380 children of 158 families of 248 villages were studied at home। यानी कि 248 विलेजेस में 158 फैमिलीज के जो बच्चे थे, कितने बच्चे, 2380 बच्चे, 2380 बच्चे वो घर पर ही स्टडी कर रहे थे, यानी कि वो स्कूल नहीं जाते थे। 6 पॉइंट है, टीचर सैलरी वॉज 5.5 रुपीज़ पर मंथ। अब आप खुद सोचिए कि टीचर की सैलरी कितनी कम होगी, कि टीचर की सैलरी इतनी कम होती थी, पर मंथ उनको मिलता था 5.5 रुपीज़, विच वॉज वेरी लो एंड वॉज नॉट हेल्पफुल इन मीटिंग द नीड्स ऑफ द टीचर, जिससे कि टीचर्स अपनी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट पॉइंट है 7th, एजुकेशन वॉज प्रोवाइडेड टू फीमेल्स। अब देखिए सेकंड जो ये हमारी सेकंड रिपोर्ट है। फर्स्ट रिपोर्ट में क्या था कि फीमेल्स को बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं दी जा रही थी। जो सेकंड रिपोर्ट है वो कहती है कि जो एजुकेशन है वो फीमेल्स को दी जा रही है, कुछ हद तक मिल रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दी जा रही है। क्योंकि देखिए जो रिच फैमिलीज होते थे, जो अच्छा स्टेटस रखते थे, वो वुमेन एजुकेशन देते थे, वो उन अपने जो घर में फीमेल्स होती थी उनका एजुकेशन वो प्रोवाइड करते थे। दिस एंटायर रीजन वॉज कंसिडर्ड एज इंटेलेक्चुअली एफ्लुएंट एरिया। यानी कि इस पूरे रीजन को क्या माना जाता था, एक बहुत बौद्धिक क्षमता वाला माना जाता था। बट हेयर द रियल सिचुएशन ऑफ एजुकेशन वॉज एक्सट्रीमली ट्रेजिक। पर जो रियल सिचुएशन थी वो क्या थी, बहुत ही ट्रेजिक थी, यानी कि बहुत अच्छी नहीं थी, एक दर्द भरी भी हम बोल सकते हैं कि अच्छी कंडीशन एजुकेशन की बिल्कुल भी नहीं थी। इसके बाद थर्ड रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड रिपोर्ट आई थी आपकी 1838 के अंदर। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है, एडम्स प्रेजेंटेड हिज थर्ड एंड फाइनल रिपोर्ट इन फरवरी 1838। फरवरी 1838 में इन्होंने अपनी थर्ड रिपोर्ट सबमिट की थी। सेकंड पॉइंट, इन दिस रिपोर्ट द सर्वेइंग एरियाज वर, यानी जो सर्वेइंग एरियाज थे वो कौन कौन से थे, मुर्शिदाबाद, वर्धमान, तिरहुट, वीरभूम, साउथ बिहार। तो ये सारे एरियाज थे जो इन्होंने कवर करे थे रिपोर्ट के अंदर। थर्ड पॉइंट है, एट दैट टाइम 2567 स्कूल्स वर बीइंग ऑपरेटेड इन दीज एरियाज। तो इस एरिया में क्या थे, इतने 2566 जो स्कूल्स थे वो यहाँ पे इन्वॉल्व थे, यानी कि चल रहे थे। 2567, 2567। फोर्थ पॉइंट है, अबाउट 30,900 स्टूडेंट्स वर गेटिंग एजुकेशन इन स्कूल्स। अब देखिए पहले से थोड़ा सा आंकड़ा यहाँ पे बढ़ गया है स्टूडेंट्स का, कि जो स्कूल्स में पढ़ रहे थे। फिफ्थ पॉइंट है, देयर वर 6 स्कूल्स फॉर गर्ल्स, यानी कि स्कूल्स के लिए 6 स्कूल से, इन विच अबाउट 210 गर्ल्स वर गेटिंग एजुकेशन, जहाँ पे 210 लड़कियाँ एजुकेशन ले रही थी, पढ़ाई कर रही थी।
नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट, बंगाली, संस्कृत, हिंदी, पर्शियन, अरेबिक वॉज बींग स्टडीड इन ऑलमोस्ट ऑल स्कूल्स। यानी कि ये जो लैंग्वेजेस हैं बंगाली, संस्कृत, हिंदी, पर्शियन और अरेबिक, ये लगभग सभी स्कूलों में पढ़ाई जा रही थी। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडीज ऑफ बंगाली एंड संस्कृत लैंग्वेजेस यूज टू बी स्टडीड बाय हिंदू। यानी कि जो ज़्यादातर हिंदू थे कौन सी लैंग्वेज सीखते थे, बंगाली एंड संस्कृत लैंग्वेज को सीखते थे। अरेबिक एंड पर्शियन स्टडीड बाय मुस्लिम। यानी कि अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेजेस वो मुस्लिम लैंग्वेजेस मानी जाती थी और वही उनको सीखते थे। नेक्स्ट है इसमें 8 पॉइंट, अ टोटल ऑफ 8 स्कूल्स टॉट इंग्लिश लैंग्वेज अलॉन्ग विद द अबव मेंशन लैंग्वेजेस। यानी कि जितने भी स्कूल्स में थे उनमें से लगभग 8 स्कूल ऐसे थे जो इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ाते थे इन सारी भाषाओं के साथ में। ऑफ विच देयर वर अ टोटल ऑफ 250 स्टूडेंट, जिनमें कि टोटल 250 स्टूडेंट्स के करीब वहाँ पे बच्चे होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है द कंडीशन ऑफ स्कूल वॉज स्टिल रेगरेटेबल। यानी कि स्कूल्स की कंडीशन अभी भी अच्छी नहीं थी। देखिए 1835 की रिपोर्ट में भी नहीं थी और 1838 की रिपोर्ट में भी स्कूल की कंडीशन अच्छी नहीं बताई जा रही है यहाँ पर। 10 पॉइंट है थर्ड रिपोर्ट का, सम पीपल ऑफ द रिच क्लास वर डूइंग अरेंजमेंट्स फॉर टीचर्स सैलरी इन स्कूल्स। यानी कि जो रिच क्लास थी, अमीर लोग थे, वो टीचर्स की सैलरी का अरेंजमेंट करते थे स्कूल्स के अंदर। तो ये थर्ड रिपोर्ट्स के पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स जो आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं, जिसमें डेटा एक दिया हुआ है कि कितने स्कूल से कितने बच्चे पढ़ते थे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम एडम्स एजुकेशनल प्लानिंग एंड इन्फ्लुएंसेस। तो देखिए एडम की जो एजुकेशनल प्लानिंग थी, यानी कि अभी तक हमने बात की सिर्फ रिपोर्ट्स की बात की कि जो उन्होंने रिपोर्ट्स बनाई थी। अब उसमें रिपोर्ट्स में के अनुसार यानी कि जो सिचुएशन उन्होंने देखी, ऑब्जर्व करी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या योजना बनाई, क्या उनकी प्लानिंग थी, वो हम पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। ये भी पॉइंट्स में ही है आपको, तो ईजी रहेगा समझने में। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है आपका, एडम प्रेजेंटेड हिज एजुकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर ऑफ द सर्वे इन हिज रिपोर्ट। यानी कि जो भी उन्होंने क्या है एजुकेशन सिस्टम, जो भी अपने फैक्ट्स बेस किए थे, प्रेजेंट किए थे, तो वो किसके बेस पे किए थे, एजुकेशन सिस्टम के बेस पे ही उन्होंने किए थे, क्योंकि वही उन्होंने सर्वे के अंदर ऑब्जर्व किया था और वही उन्होंने बताया था अपनी रिपोर्ट में कि कितने स्कूल्स हैं, कितने बच्चे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है ना। इन दिस प्लान द फ्यूचर एजुकेशन प्लान वॉज आस्क्ड टू टेक द सम स्टेप्स। यानी कि इस प्लान के अंदर क्या है कि फ्यूचर एजुकेशन प्लान के लिए कुछ स्टेप्स लेने की बात की गई। नेक्स्ट इसमें द प्रिंसिपल ऑफ फिल्ट्रेशन इज एंटी पब्लिक सो इट शुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। तो देखिए एडम का कहना था कि मैकॉले ने जो फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी वो बिल्कुल एंटी पब्लिक है, लोगों के हक में नहीं है, तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसा उन्होंने बोला। नेक्स्ट 4 पॉइंट है दिस स्कीम इज टू बी टेस्टेड इन सम डिस्ट्रिक्ट। यानी कि जो स्कीम है क्या है, कुछ एरियाज में आपको टेस्टेड करनी चाहिए, क्योंकि देखिए आप किसी स्कीम को लागू कर रहे हो, आप कोई योजना बना रहे हो, तो उसको आप एकदम से ही सभी जगह उसको लागू नहीं कर देते हैं, उसको कुछ जगह आपको टेस्ट करना पड़ता है कि वो सही है कि नहीं है। नेक्स्ट इसमें 5th पॉइंट, द स्कूल्स रनिंग इन इंडिया मकताब एंड मदरसा आर द मेजर रैंक्स ऑफ नेशनल एजुकेशन, हैंस देयर एजुकेशन शुड बी अरेंज्ड बाय द डेवलपमेंट इटसेल्फ। यानी उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने कहा इंडिया के अंदर जो स्कूल्स रन हो रहे हैं जैसे मकताब और मदरसा है, देखिए मदरसा आज भी मदरसे में एजुकेशन दी जाती है, तो क्या है नेशनल एजुकेशन रैंक है वहाँ पे, जो ज़्यादातर जो लोग हैं वहीं पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो उनको इस तरीके से अरेंज करना चाहिए कि वो अपना डेवलपमेंट खुद से कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं 6 पॉइंट, फॉर द एजुकेशन ऑफ पीपल अ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर शुड बी अपॉइंटेड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। यानी कि एजुकेशन के लिए क्या है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को होना चाहिए, जिला शिक्षा अधिकारी जिसको हम बोलेंगे, ताकि वो क्या है एजुकेशन को देख सके और टीचर्स को भी क्या है टाइम पे सैलरी मिल सके। टीचर शुड गेट रेगुलर सैलरी, टीचर को सैलरी मिलनी चाहिए टाइम से, क्योंकि टीचर को सैलरी मिलेगी तभी वो बच्चों को अच्छे से करवा पाएगी, पढ़ा पाएगी। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, गवर्नमेंट स्कूल्स शुड बी गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलनी चाहिए गवर्नमेंट से। 8 पॉइंट है विद द हेल्प ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न एजुकेशन एक्सपर्ट्स टेक्स्ट बुक्स शुड बी मेड इन ओरिएंटल लैंग्वेजेस।
तो उनका कहना था कि कुछ इंडियंस और वेस्टर्न एजुकेशन एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनकी हेल्प से आपको टेक्स्ट बुक बनानी चाहिए इंडियंस के लिए इन ओरिएंटल लैंग्वेज। ओरिएंटल लैंग्वेज कौन सी थी? इंडिया की जो लैंग्वेजेस थी उन्हीं लैंग्वेजेस में बुक्स अवेलेबल करवाई जानी चाहिए। 9th पॉइंट था प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम्स, कि बच्चों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो प्रॉपर होने चाहिए, उनके जो ये पूरा अरेंजमेंट ठीक से होना चाहिए। नेक्स्ट 10th पॉइंट है इसमें नॉर्मल स्कूल्स शुड बी अरेंज्ड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स, यानी कि टीचर्स की ट्रेनिंग की। देखिए अब यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग की भी बात की गई है कि नॉर्मल स्कूल्स होने चाहिए जहाँ पे टीचर की ट्रेनिंग भी हो सके फॉर द अनट्रेन्ड टीचर्स एंड रनिंग 3 months ट्रेनिंग प्रोग्राम एवरी ईयर एंड कंप्लीटिंग देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम विद इन 4 years। यानी कि क्या है, हर एक 3 महीने पे टीचर के लिए क्या है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए 3 महीने का, और इस प्रोग्राम को क्या है विद इन 4 years कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये उनका कहना था। 11th पॉइंट में देखिए स्कूल्स ऑफ लैंड शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, यानी कि जो स्कूल के लिए ज़मीन है वो भी क्या है सरकार एक तरीके से ग्रांट के रूप में उसको दे, यानी कि उसको कोई लोग है ना उसमें ज़्यादा पैसा ना किसी को लगाना पड़े, वो सरकार के द्वारा ही उनको प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट है 12th अरेंजमेंट्स फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन, यानी कि एग्रीकल्चर एजुकेशन के भी उनको व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि कृषि शिक्षा अगर मिलेगी तो कृषि व्यवस्था अच्छी हो सकेगी, ऐसा उनका मानना था। तो देखिए अभी हमने प्लानिंग की बात की, 12 पॉइंट्स डिस्कस किए। अब इसके बाद में इवैल्यूएशन देख लेते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ एडम्स रिपोर्ट, यानी कि एडम की रिपोर्ट का मूल्यांकन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है फेवर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम फॉर इंडियंस, यानी कि इन्होंने क्या इंडियंस के लिए इंडियन एजुकेशन सिस्टम का ही फेवर किया, यानी कि भारतीय शिक्षा प्रणाली का ही इन्होंने फेवर किया कि जो इंडियंस हैं उसको भारतीय शिक्षा में ही उनको पढ़ाना चाहिए, जो भी भारतीय शिक्षा प्रणाली है। नेक्स्ट है इसमें फेवर ऑफ मास एजुकेशन इन इंडिया। मास एजुकेशन जन शिक्षा को बोलते हैं, तो जन शिक्षा के पक्षधर थे वो कि इंडिया में जन शिक्षा भी होनी चाहिए, यानी कि हर एक इंसान को एजुकेशन मिलनी चाहिए चाहे वो किसी भी तरीके से मिले। नेक्स्ट 3rd पॉइंट है इसमें ही डिड नॉट सर्वे द एंटायर एरिया ऑफ बोथ ऑफ बंगाल एंड बिहार प्रोविंसेस। तो इन्होंने क्या था कि बंगाल और बिहार के सभी एरियाज़ का सर्वे नहीं किया था। नेक्स्ट है इसमें द एजुकेशन प्लान प्रेजेंटेड इन एडम्स वॉज एन इनकम्प्लीट प्लान फॉर द इंडियंस, यानी कि जो एजुकेशन प्लान लाए थे एडम, वो क्या था एक इनकम्प्लीट प्लान था, वो इंडियंस के लिए उसमें पूरा नहीं होता। देखिए कोई भी रिपोर्ट होती है, अब उसमें क्या है कुछ ना कुछ कमी होती है तभी आगे नेक्स्ट रिपोर्ट बनती है। तो इस रिपोर्ट में कुछ कमी रही होगी तभी वो डिस्पैच रिपोर्ट आई है, तो जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। तो 5th पॉइंट देख लेते हैं। The purpose of education for the Indians not in this scheme was clear and neither the curriculum was clear, यानी कि जो पर्पस था एजुकेशन का कि एजुकेशन क्यों दी जानी चाहिए इंडियन को, क्यों वो स्कीम क्लियर नहीं थी बिल्कुल भी, और ना ही करिकुलम क्लियर था, यानी पाठ्यक्रम था वो भी क्लियर नहीं था कि क्या पढ़ाना चाहिए लोगों को। नेक्स्ट है इन रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण एरियाज थे, द पीपल हु डिड नॉट गेट लैंड ग्रांट वाज नॉट इंश्योर्ड, यानी कि जिनको ज़मीन नहीं मिली थी उनको ग्रांट इंश्योर्ड नहीं था कि वो भी मिलेगा। ग्रांट देखिए जो सरकारी सहायता होती है उसको ही हम यहाँ पे ग्रांट बोलते हैं, तो वो भी उनको निश्चित नहीं था कि वो मिलेगा। नेक्स्ट है 7th पॉइंट इट वाज आल्सो सजेस्टेड टू प्रोवाइड टीचर्स ट्रेनिंग, यानी कि टीचर्स ट्रेनिंग को भी इन्होंने सपोर्ट किया कि एक सजेशन दिया कि टीचर्स एजुकेशन भी होनी चाहिए, टीचर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, पे इंक्रीमेंट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्कूल्स, और टीचर्स की जो पे इंक्रीमेंट है वो भी होनी चाहिए, यानी कि उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, और स्कूल्स को फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलना चाहिए। तो ये सारी बातें क्या थी एडम रिपोर्ट्स में की गई थी, तो ये इसका इवैल्यूएशन था। तो आज हमने एडम की रिपोर्ट पढ़ी, उसमें जो 3 रिपोर्ट्स उन्होंने सबमिट की उनके बारे में पढ़ा, और क्या प्लानिंग थी एडम की उसके बारे में वो हमने बात की, और इवैल्यूएशन की हमने बात की कि क्या मूल्यांकन उसका रहा रिपोर्ट का। तो ये पूरा आज हमने एडम की रिपोर्ट का ये टॉपिक कंप्लीट किया है इसको, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए जो नोट्स हैं वो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं।
और इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिए। आप लोगों के लिए एजुकेशन से जुड़े हुए वीडियोस मैं लाती रहूँगी, क्योंकि एजुकेशनल चैनल है। तो बीएड, डीएड, जेबीटी, एजुकेशन से जुड़े जो भी बच्चे, जैसे एमएड है, बीए बीएड है, बीएलएड है, तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है जो मैं शेयर कर रही हूँ एजुकेशन से जुड़े हुए। तो मेरे साथ बने रहिए और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।